Hello friends, welcome to Bacha Edutech. I am Mayur Bacha and we were studying the chapter Laws of Motion. In the previous lectures, we had studied uniform and non-uniform motion. After that, we had studied acceleration and also we had studied distance time graph for both uniform as well as non-uniform motion. In this lecture, we will study the remaining chapter. बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टडी किया था। इस टॉपिक में हमें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ स्टडी करना है। मतलब ग्राफ के एक एक्सिस पे हम वेलोसिटी प्लॉट करेंगे और दूसरे एक्सिस पे टाइम को प्लॉट करेंगे। तो चलिए इस ग्राफ को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। A train is moving with a uniform velocity of 60 किलोमीटर पर आवर for 5 hours। एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। यूनिफॉर्म इस वर्ड का मीनिंग हम पहले ही कुछ लेक्चर्स में समझ चुके हैं। यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है इक्वल, सेम, यानी कि यहाँ पे ट्रेन की वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है, मतलब ही सेम है, इक्वल है, और वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। The velocity time graph for this uniform motion is shown in the figure 1.7। बगल में दिए गए ग्राफ में हम ट्रेन को या ट्रेन की वेलोसिटी, ट्रेन की मोशन ठीक से देख पाते हैं। ग्राफ के y एक्सिस पे उन्होंने वेलोसिटी प्लॉट की है और ग्राफ के x एक्सिस पे टाइम प्लॉट किया है। इसीलिए इस ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहा जाता है। तो जो लाइन AB ग्राफ में दिखाई गई है वो ट्रेन की मोशन दिखाती है। तो आप देख सकते हो कि लाइन AB कंटिन्यूसली 60 किलोमीटर पर आवर इस रीडिंग पे स्टेबल है। मतलब अगर टाइम 1 पे आप देखोगे तो भी रीडिंग आपको 60 ही मिलेगा, टाइम 2 पे भी रीडिंग 60 है, 3 पे भी 60 है। इसी तरीके से कंटिन्यूसली ट्रेन की रीडिंग आपको कितना मिलेगा, 60 किलोमीटर पर आवर। दिस मीन्स दैट द ट्रेन has uniform velocity of 60 km per hour. With the help of the graph, determine the distance covered by the train between 2 and 4 hours। मतलब दूसरे और चौथे घंटे के बीच में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है ये हमसे पूछा गया है। तो बच्चों डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला से, distance is equals to velocity into time। In this case, the velocity is 60 km per hour, which is constant. Hence, in place of velocity, we will substitute 60 and time we will use as 2 because from R2 to R4 there is a duration of 2 hours। दूसरे घंटे और चौथे घंटे के बीच में हमें 2 घंटे का समय मिलता है, इसीलिए हम टाइम के जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 60 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 120 किलोमीटर। तो ट्रेन ने दूसरे और चौथे घंटे के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 120 किलोमीटर। आप इस डिस्टेंस को याद रखेंगे क्योंकि इस पे हमें एक और क्वेश्चन आंसर करना है। Is there a relation between the distance covered by the train between 2 and 4 hours and the area of the particular quadrangle in the graph? बच्चों हमें क्वेश्चन पूछा गया है, जो डिस्टेंस ट्रेन ने कवर किया था दूसरे और चौथे घंटे के बीच में, वो डिस्टेंस और जो ग्राफ में हमें क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया और उस डिस्टेंस कवर्ड, इन दोनों क्वांटिटीज में क्या कोई रिलेशन है, ऐसा हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्राफ में जो हमें क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है वो है ABCD, यानी कि जो अभी ग्रीन कलर में हाईलाइट हुआ है वो क्वाड्रिलेटरल। तो हम देख सकते हैं वो क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है। तो हम रेक्टेंगल का एरिया किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इन दिस केस द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विल बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हम देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल का लेंथ कितना है, यानी कि लेंथ AC इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। इसीलिए हमने लेंथ की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली ब्रेड्थ जो है, हम देख सकते हैं कि रेक्टेंगल का ब्रेड्थ है CD और C और D के बीच में कितना डिस्टेंस है,
वो है 2 आवर्स का डिस्टेंस, इसीलिए ब्रेथ की जगह पे हमने 2 आवर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं एरिया को। एरिया इज इक्वल टू 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 120। तो आप देख सकते हो कि डिस्टेंस कवर्ड भी जो ट्रेन का था वो कितना था, 120 किलोमीटर था, और एरिया अंडर द ग्राफ in the quadrilateral ABCD is also equals to 120 kilometer. So the distance covered is equal to the area of the quadrilateral ABCD. हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का एक्सीलरेशन क्या है। बच्चों, ट्रेन का एक्सीलरेशन जानने के लिए हमें एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आना चाहिए, जो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है और उस चेंज होने के लिए उसे कितना समय लगा है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हम क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो चेंज हुई है क्या? ऑब्वियसली वो चेंज नहीं हुई है। तो द चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, हेंस द एक्सीलरेशन इज आल्सो जीरो। एक्सीलरेशन जीरो क्यों है? क्योंकि ट्रेन की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ट्रेन की वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हुई। तो अगर ट्रेन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो ट्रेन का एक्सीलरेशन कैसा होगा? वो होगा जीरो। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझना है विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। द चेंजेस इन द वेलोसिटी ऑफ अ कार इन स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे एक टेबल दिया गया है जिसमें हमें कार का टाइम और वेलोसिटी दोनों दिए गए हैं। तो हम टाइम के कॉलम को जरा ठीक से देखते हैं। टाइम पहले था 0, फिर हुआ है 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन, यानी कि टाइम हर बार 5 सेकेंड से बढ़ रहा है। सिमिलरली अभी वेलोसिटी का कॉलम स्टडी करते हैं। वेलोसिटी थी 0, फिर हुई 8, मतलब वेलोसिटी कितने से इंक्रीज हुई है? इट हैज इंक्रीज्ड बाय 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग है 16, यानी वापस वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हुई है। 16 के बाद का रीडिंग है 24, 24 के बाद 32, 40, 48 एंड सो ऑन। आप देख सकते हो कि हर रीडिंग में वेलोसिटी हर बार 8 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हुई है, यानी कि इंक्रीज इन वेलोसिटी कैसा है? एवरी टाइम इट इज इंक्रीजिंग बाय 8 मीटर पर सेकेंड। हेंस द इंक्रीज इन वेलोसिटी और बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी कैसा है? यूनिफॉर्म है, सेम है। इसीलिए इस मोशन को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्सेलरेशन इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला change in velocity upon time, and we can see every single time the velocity is changing by 8 मीटर पर सेकेंड। हर बार वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड इतने क्वांटिटी से बढ़ रही है। तो अभी हम इस टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट करेंगे, जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप देख सकते हो कि y एक्सिस पे वेलोसिटी प्लॉट की गई है और x एक्सिस पे टाइम प्लॉट किया गया है, और जो हमें रीडिंग दिए गए हैं टेबल में उसको हमने प्लॉट किया है इस ग्राफ में। लाइक 0, 0, जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी भी कितनी है? 0। टाइम जब 5 होता है तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 8। इस अकॉर्डिंगली हमने सारे टाइम और वेलोसिटी के जो भी रीडिंग्स है वो इस ग्राफ में प्लॉट किए हैं। तो अभी हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं इस ग्राफ के बेसिस पे। The velocity changes by equal amounts in equal time intervals। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हर बार वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होती है। प्रीवियस रीडिंग और नेक्स्ट रीडिंग में वेलोसिटी के हर बार कितना डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। इसीलिए द वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय इक्वल अमाउंट्स। Thus this is uniformly accelerated motion। इसीलिए ये जो मोशन है ये कैसा है? ये uniformly accelerated motion है। How much does the velocity change every 5 minutes? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है आपके टेक्स्ट बुक में। लेकिन बच्चों, ये क्वेश्चन ही एक्चुअली थोड़ा मिस्टेकन है, क्योंकि क्वेश्चन एक्चुअल ऐसा होना चाहिए था, हाउ मच डज द वेलोसिटी चेंज एवरी 5 सेकेंड्स। क्योंकि जो हमें टेबल दिया गया है उसमें टाइम का रीडिंग कितना है? सेकेंड्स में है, इसलिए क्वेश्चन होना चाहिए था
how much does the velocity change every 5 seconds? So we can see that the velocity is increasing by 8 meter per second for every 5 seconds. हर 5 सेकंड में velocity 8 मीटर पर सेकंड इस इतने क्वांटिटी से चेंज होती है. For all uniformly accelerated motions, the velocity time graph is a straight line. हम ग्राफ में क्या देख पा रहे हैं कि ग्राफ कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है. क्यों? क्योंकि ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसीलिए. फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ may have any shape depending on how the acceleration changes with time. ऊपर दिए हुए ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है. क्यों? क्योंकि जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है. लेकिन अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर बॉडी में हो, तो ग्राफ विल नॉट बी इन अ स्ट्रेट लाइन. ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, उसका शेप कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कैसा चेंज होता है उस हिसाब से ग्राफ में बनने वाला शेप भी चेंज होगा. From the graph in the figure 1.8, we can determine the distance covered by the car between 10th and 20th second, as we did in the case of the train in the previous example. इसके पहले के एग्जाम्पल में, यानी कि ट्रेन के केस में, हमने जिस तरीके से डिस्टेंस कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, सिमिलरली उसी तरीके से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कार के एग्जाम्पल के लिए भी फॉर 10th एंड 20th सेकेंड्स. यानी कि कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 10th और 20th सेकेंड में, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ. द डिफरेंस is that velocity of the car is not constant, unlike that of the train, but is continuously changing because of uniform acceleration. हमने ट्रेन के एग्जाम्पल में देखा था, ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी. ट्रेन का कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी थी? इट वाज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर. बट इन दिस केस, इस केस में हमने क्या देखा कि कार की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि कार कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है. एक्सेलरेशन में होने की वजह से कार की वेलोसिटी जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है. पहले 0 थी, फिर 8 हुई, फिर 16, फिर 24. इस तरीके से कार की वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. इन सच केस वी हैव टू यूज एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार in the given time interval to determine the distance covered in that interval. ट्रेन के केस में हम डायरेक्टली वेलोसिटी की एक ही वैल्यू यूज कर सकते थे जो थी 60 किलोमीटर पर आवर. बट इन दिस केस वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इसके वजह से हम एवरेज वेलोसिटी यूज करेंगे. यानी कि 10th सेकेंड पे कार की जो वेलोसिटी थी और 20th सेकेंड पे कार की जो वेलोसिटी थी, इन दो वेलोसिटीज का हम एवरेज लेंगे और उसे बोलेंगे हम एवरेज वेलोसिटी, और उस एवरेज वेलोसिटी को यूज करके हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. सो वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार. उसके लिए हमें पहले कैलकुलेट करनी होगी एवरेज वेलोसिटी. तो हम देख सकते हैं कि 10th सेकेंड पे कार का वेलोसिटी कितनी थी? इट वाज इक्वल्स टू 16, एंड एट 20th सेकेंड the velocity of the car was 32 seconds. Hence, to calculate average velocity, we will take average of both these quantities. तो इन दोनों quantities का average आता है 16 plus 32 divided by 2. हमें average velocity मिलेगी 24 मीटर पर सेकेंड. ये हो गई कार की average velocity. और हमें टाइम कितना दिया गया है? फ्रॉम 10th to 20th सेकेंड, यानी कि 10वें सेकेंड से शुरू होके 20वें सेकेंड तक बीच में 10 सेकेंड आते हैं. ये हो जाएगा हमारा टाइम. तो डिस्टेंस हम वापस उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम. वेलोसिटी की जगह पे हम हमारी एवरेज वेलोसिटी का जो रीडिंग है वो हम रिप्लेस कर देंगे, और टाइम की जगह पे हम 10 सेकेंड्स को रिप्लेस कर देंगे. सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 24 इंटू 10. सो डिस्टेंस आता है 240 मीटर. इस डिस्टेंस को आप याद रखेंगे क्योंकि हमें ये डिस्टेंस आगे इस्तेमाल होने वाला है, हमें काम में आने वाला है. चेक दैट सिमिलर टू द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेन, the distance covered is given by the area of quadrangle ABCD.
जिस तरीके से हमने ट्रेन के एग्जाम्पल में जो एरिया बना था ग्राफ में क्वाड्रिलेटरल ABCD का, वो एरिया और डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन दोनों कैसे थे? सेम थे। उसी तरीके से इस ग्राफ में भी हमें चेक करना है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, जो कार ने डिस्टेंस कवर किया है, और इस ग्राफ में जो एरिया ABCD इस क्वाड्रिलेटरल में दिया है, क्या ये दोनों सेम है? यानी कि हमें चेक करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय कार and area of quadrilateral ABCD if both these quantities are same. Area quadrilateral ABCD, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? It will be calculated by area quadrilateral AECD plus quadrilateral ABE. पहले तो इन तीनों एरिया को हम ग्राफ में ठीक तरीके से स्पॉट कर लेते हैं, ठीक तरीके से देख लेते हैं। एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD यानी कि सबसे बड़ा क्वाड्रिलेटरल जो अभी येलो कलर से हाईलाइट हुआ है, इसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसका एरिया हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एडिंग एरिया क्वाड्रिलेटरल AECD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। क्वाड्रिलेटरल AECD जो अभी रेड कलर में हाईलाइट हुआ है, और एरिया ट्रायंगल ABE जो अभी ग्रीन कलर में हाईलाइट हुआ है, इन दोनों का एरिया अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो चलिए पहले कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AECD, यानी जो रेक्टेंगल जो रेड कलर में दिखाया गया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इधर हम देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ क्वाड्रिलेटरल AECD इज इक्वल्स टू AD। ये है क्वाड्रिलेटरल की लेंथ, जो कितनी है? 16, और ब्रेड्थ कितना है? ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू DC, यानी कि इट इज इक्वल्स टू 10। सो इंस्टेड ऑफ लेंथ we will substitute the quantity 16 and in place of breadth we will substitute 10। तो एरिया क्वाड्रिलेटरल AECD बन जाएगा 16 into 10 is equals to 160। Similarly, we will calculate area of triangle ABE. Now, the formula for triangle's area is given by half into base into height. We can see that the base of the triangle ABE is equals to the distance AE, और AE distance कितना है? 10 है। Similarly, height of the triangle is equals to BE, which is equals to 16. Hence, instead of base we will substitute the value 10 and instead of height we will substitute the value 16। तो इस तरीके से हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE कितना मिल जाएगा? 80। Now we can calculate the area of quadrilateral ABCD. Area of quadrilateral ABCD is equals to area of quadrilateral AECD, मतलब जो रेड कलर में दिखाया गया रेक्टेंगल है वो, प्लस एरिया ट्रायंगल ABE जो ग्रीन कलर में ट्रायंगल दिखाया है वो। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 160 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 240। तो हमें एरिया अंडर द ग्राफ यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कितना मिला? 240। और डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार भी कितना था? 240। दिस मीन्स दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार and the area of the quadrilateral ABCD both are same, both are equal। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। न्यूटन स्टडीड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट and gave a set of 3 equations of motion। सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने मोशन इस टॉपिक पे खूब सारा रिसर्च किया है, खूब सारा स्टडी किया है, और उसके बाद इन्होंने 3 इक्वेशंस दिए हैं मोशन के। These relate the displacement, velocity, acceleration and time of an object moving along a straight line। ये जो उन्होंने इक्वेशंस दिए हैं वो हमें रिलेशन देते हैं कौन से क्वांटिटीज में? डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में और टाइम। इन चारों क्वांटिटीज में जो भी रिलेशन है वो हमें मिलते हैं इन इक्वेशंस के थ्रू। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी u। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है एक स्ट्रेट लाइन पे, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। इनिशियल वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी वो हमने दिखाई है स्मॉल लेटर u से। इट अटेन्स अ फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t। थोड़े देर के बाद यानी कि टाइम t के बाद
वो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, स्मॉल v। तो हमने फाइनल वेलोसिटी को डिनोट किया है स्मॉल लेटर v से। अब हम जब देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v है, मतलब देयर हैज बीन अ चेंज इन द वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज हुआ है। और अगर वेलोसिटी में चेंज हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी में एक्सीलरेशन है। तो उस एक्सीलरेशन को हमने दिखाया है स्मॉल लेटर a से। और मोशन की वजह से जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऑब्जेक्ट का, इट इज शोन बाय स्मॉल लेटर s। It attains a final velocity v in time t due to acceleration a. Its displacement is small letter s. The three equations of motion can be written as, जो तीनों equations है उनको अभी हम देखते हैं। v is equals to u plus at. This is the first equation of motion. This is the relation between velocity and time. ये equation हमें velocity और time के बीच में जो relation है वो देता है। v मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी। देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस a इंटू टी मतलब एक्सेलरेशन इंटू टाइम। तो जो इक्वेशन बनेगा वो होगा फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम। नेक्स्ट इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। s मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू u इंटू टी मतलब प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम। उसमें हमें ऐड करना है प्लस 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर, हाफ इंटू एक्सेलरेशन, और उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है टाइम का स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो हमें मिलता है इस इक्वेशन से। और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as. दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। v स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो स्क्वायर ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी मतलब u स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू a इंटू s मतलब प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये था हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमें देता है रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। बच्चों, ये तीनों इक्वेशंस बहुत ही जरूरी है, नॉट ओनली फॉर 10th बट इवन इन 11th एंड 12th। आप 11वीं और 12वीं में भी अगर साइंस फैकल्टी चूज करते हो, साइंस स्ट्रीम चूज करते हो, तो ये तीनों इक्वेशंस आपको उधर भी बहुत काम में आएंगे। और इस चैप्टर में भी हमें इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं। तो ये तीनों इक्वेशंस आप बाय हार्ट लर्न कर लोगे क्योंकि ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। In the previous slide, we saw the equation which describes the relation between velocity and time. तो कौन सा है वो इक्वेशन? वो इक्वेशन है v is equals to u plus at। ये इक्वेशन जो है वो हमें रिलेशन देता है वेलोसिटी और टाइम का। तो हमें इस इक्वेशन को अब डिटेल में स्टडी करना है। फिगर shows change in velocity with time of a uniformly accelerated object। एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है और उस ऑब्जेक्ट की मोशन इस ग्राफ में प्लॉट की गई है। ग्राफ में हम देख सकते हैं कि y एक्सिस पे वेलोसिटी है और x एक्सिस पे टाइम प्लॉट किया गया है। The object starts from point D in the graph with velocity u। ऑब्जेक्ट जो है ग्राफ में D पॉइंट जो है उधर से स्टार्ट होता है और उस वक्त उसकी वेलोसिटी है u है। अगर स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी u है तो ऑब्वियसली इसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी। इट्स वेलोसिटी कीप्स इंक्रीजिंग एंड आफ्टर टाइम t इट रीचेस पॉइंट B ऑन द ग्राफ। टाइम t के बाद ऑब्जेक्ट जो है अब ग्राफ के पॉइंट B पे आ चुका है, और जब ऑब्जेक्ट पॉइंट B पे है तो हम देख सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी है v, यानी कि डिस्टेंस OC। तो पॉइंट B ये फाइनल पॉइंट था ऑब्जेक्ट का, इसीलिए पॉइंट B पे जो वेलोसिटी थी वो रहेगी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू OD। पॉइंट D पे यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी
वो थी ओडी डिस्टेंस, यानी कि यू, ये रीडिंग। सिमिलरली ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी जो थी, यानी कि पॉइंट बी पे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी, हम देख सकते हैं कि ग्राफ में वो था, वो वेलोसिटी थी डिस्टेंस ओसी, यानी कि स्मॉल लेटर वी। और ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी u से लेके वेलोसिटी v तक चेंज होने में, यानी कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट D से लेके पॉइंट B तक जाने में कितना टाइम लगा है, उसको टाइम लगा है t, स्मॉल t, यानी कि डिस्टेंस OE, इतना टाइम लगा है। एक्सीलरेशन a इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया a इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। पर अगर हम ग्राफ में ठीक तरीके से देखें, फाइनल वेलोसिटी यानी कि ऑब्जेक्ट जब बी पे था उस पॉइंट की वेलोसिटी, तो ग्राफ में हम ठीक से देखें तो पॉइंट बी पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी डिस्टेंस ओसी इतनी, इसीलिए हम फाइनल वेलोसिटी की जगह पे लिखेंगे ओसी। सिमिलरली ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, मतलब पॉइंट डी पे जो वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की, वो वेलोसिटी, तो हम देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब ही डिस्टेंस ओडी, इसीलिए हम इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे ओडी लिखेंगे। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा a इज इक्वल्स टू ओ सी माइनस ओडी अपॉन टी। पर बच्चों अगर आप ग्राफ ठीक से देखो तो आप देख सकते हो कि डिस्टेंस ओ सी वाई एक्सिस पे एक डिस्टेंस है, ये एक बड़ा डिस्टेंस है। उसमें से अगर आप डिस्टेंस ओडी यानी कि छोटा डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपको मिलेगा डिस्टेंस सी डी। Hence, our equation will become A is equals to CD upon T, क्योंकि OC में से अगर आप OD निकाल देते हो तो आपको मिलेगा डिस्टेंस CD। Now, the time in this equation is dividing the segment CD। CD को टाइम जो है डिवाइड कर रहा है। अगर हम टाइम को मतलब ही T को इज इक्वल्स टू साइन के दूसरी तरफ भेज दे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो इधर है डिवीजन में, और अगर हम उसको a की तरफ भेज देते हैं तो वो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, हेंस इट विल मल्टीप्लाई a। तो हमें इक्वेशन मिलेगा a इंटू टी इज इक्वल्स टू सी डी। यही है हमारा इक्वेशन नंबर 1, यानी कि सी डी डिस्टेंस कितना है, सी डी इज इक्वल्स टू ए टी। ये इक्वेशन हमें आगे डेरिवेशन में लगने वाला है, इसीलिए हम इसे लेबल कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 विच इज सी डी इक्वल्स टू ए टी। बच्चों आपको सी डी की वैल्यू याद रखनी है, सी डी इज इक्वल्स टू ए इंटू टी, मतलब ही एक्सेलरेशन इंटू टाइम। Now we will draw a line parallel to y axis passing through B। आप पॉइंट B को ग्राफ में देख सकते हो, पॉइंट B से पास होती हुई हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है y एक्सिस को। ओके, दिस लाइन विल क्रॉस द x एक्सिस इन E। आप देख सकते हो कि पॉइंट B से एक लाइन पास हो रही है जो x एक्सिस को पॉइंट E में मीट हो रही है। ये लाइंस हमारे लिए ऑलरेडी ग्राफ में ड्रॉ की गई है, हमें ये नए से ड्रॉ नहीं करनी, सिर्फ हमें ये लाइंस को स्पॉट करना है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसी तरीके से अभी हमें एक एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है पासिंग थ्रू डी। पॉइंट डी से गुजरती हुई एक्स एक्सिस को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। दिस विल क्रॉस लाइन बीई एट ए। आप देख सकते हो लाइन बीई में पॉइंट ए बी है, और लाइन ए डी जो है या लाइन डी ए वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है। ये लाइंस ऑलरेडी ग्राफ में दी गई है, तो हम ग्राफ में देख सकते हैं कि बीई, ये जो डिस्टेंस है बीई इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए, मतलब जो बड़ा सेगमेंट है इट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ टू स्मॉलर सेगमेंट्स, बीई इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए। पर बच्चों अगर आप ठीक से देखो तो क्वाड्रिलेटरल सी बी ई ओ, जो सबसे बड़ा क्वाड्रिलेटरल है, वो एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट होती है, इक्वल होती है। हेंस डिस्टेंस बीई के जगह पे हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ओसी, और उसकी जगह पे हम डिस्टेंस वी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओसी कितना डिस्टेंस है, ओसी इज इक्वल्स टू वी। हेंस आगे की इक्वेशन में हम बीई को रिप्लेस करेंगे v, मतलब ही फाइनल वेलोसिटी से। सिमिलरली
आप देख सकते हो कि डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस सी डी, क्योंकि वो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, हेंस ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो हम ए बी के जगह पे लिख देंगे सी डी को, सिमिलरली ए ई के जगह पे लिख देंगे ओ ई को, क्योंकि ए ई एंड ओ डी आर ऑल्सो अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। बट सी डी की वैल्यू हमने पिछले स्लाइड में बनाई थी, सी डी वॉज इक्वल्स टू 80, तो इसीलिए सी डी की जगह पे अब हम लिख देंगे a इंटू टी, और उसको रेफरेंस है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ओडी की जगह पे हम लिख सकते हैं u, मतलब ही इनिशियल वेलोसिटी, बिकॉज द डिस्टेंस ओडी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस u, विच वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम द ग्राफ। तो हमारा इक्वेशन बन गया v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यही था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे इतना ही, और बाकी जो बचा हुआ चैप्टर है उसे स्टडी करेंगे हम अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू।